नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है अस्तित्व। फोन की घंटी अचानक बज उठी। राहुल की नींद ना टूट जाए इसलिए मैंने जल्दी से फोन उठाया। मेरे हेलो कहते ही पापा का घबराया हुआ स्वर उभरा। रेनू बेटे, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उनकी आवाज़ सुनते ही मैं समझ गई कि जरूर कोई चिंता वाली बात है, वरना पापा ऑफिस जाने के समय घर पर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत रोए भी हैं। मैंने जल्दी से हाँ कहकर फोन रखा। राहुल के कुछ जरूरी सामान बैग में रखकर मैं टैक्सी से घर की ओर चल पड़ी। अभी 1 महीने पहले ही तो मायके से लौटी थी, तब तो माँ ठीक थी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? घर पहुंचते ही मैं सीधे अंदर की ओर दौड़ी। माँ अपने बेडरूम में ही थी। पापा और शिवम भी वहीं थे। शिवम हॉस्टल से घर आया हुआ है। इसका मतलब बात ज्यादा ही सीरियस है। मैंने माँ की ओर देखा। माँ एकटक मुझे ही देख रही थी। अब कुछ बोलेंगी भी। ये 1 महीने में क्या हालात बना ली हैं अपनी। मैं हमेशा की तरह माँ से झुल्ला कर ही बोल रही थी। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तभी पापा डॉक्टर के साथ अंदर आ गए। चेकअप के बाद डॉक्टर ने माँ को मृत घोषित कर दिया। मैं अचंभित थी कि ऐसा क्या हो गया कि माँ हम सबको छोड़कर चली गई। मैंने भागते हुए डॉक्टर को रोका। क्या हुआ था मेरी माँ को? आपको नहीं मालूम कि उन्हें कैंसर था? जो इतनी देर से पता लगा, कुछ करने को बचा ही नहीं। डॉक्टर तो चले गए पर कुछ मुझ पर एक प्रश्न चिन्ह लगा गए। पापा चुपचाप एक तरफ खड़े थे। मैं उनके पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे क्यों नहीं बताया आपने? तुम्हारी माँ ने ही मना किया था। कहने लगी राहुल बहुत छोटा है, उसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो जीते जी मर जाएगी, और तुम्हें भी वो परेशान नहीं करना चाहती थी। पापा उदास थी इसलिए मैं चुप लगा गई। लेकिन माँ की यही सब महानता मुझे अच्छी नहीं लगती। इतना भी नहीं सोचा कि मैं कितना तड़पूंगी उनके बिना। ऐसा नहीं था कि मैं माँ से प्यार नहीं करती थी। मैं शुरू से ही मुंहफट और जिद्दी थी। माँ से भी हमेशा झुल्ला कर ही बात करती थी। मैंने घर में माँ का वर्चस्व हमेशा निम्न देखा। कभी उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करते नहीं देखा। हमेशा हर बात वो पापा से पूछ पूछ कर ही करती। मेरी सहेलियों की माँ जैसी मेरी माँ एकदम नहीं थी। मेरी कभी उनसे बनती नहीं थी। पापा के अतिशय लाड़ ने मुझे बिगाड़ दिया था। अपनी हर बात मनवाना मेरा स्वभाव बन गया था। मेरी शादी के समय भी माँ के चेहरे पर सब कुछ था, मगर कुछ नहीं था तो वो अधिकार भाव था। हर काम ताई से पापा से पूछ पूछ कर ही कर रही थी। यहाँ तक कि शादी की शॉपिंग भी मैंने पापा ने ही की थी। फिर जब राहुल होने वाला था तब संजय मुझे मायके छोड़ गए थे। माँ मेरी बहुत सेवा करती पर मैं रोजाना ही उनसे उलझ पड़ती। एक दिन माँ फोन पर बातें कर रही थी। प्रसव संबंधी हर छोटी से छोटी बात 2-3 बार पूछ रही थी। बस इतनी सी बात पर मेरा मूड उखड़ गया और मैंने माँ को खूब बातें सुना दी। 2 बच्चों की माँ होकर भी तुम इतनी सामान्य बातें पूछ रही हो। जो सुनेगा वो ही तुम पर हंसेगा। शायद तुम हमारी देखभाल ही नहीं करना चाहती। बाद में मुझे बहुत खराब लगा था। फिर मैंने माँ से माफी भी मांग ली थी। राहुल के जन्म के समय माँ अत्यंत प्रसन्न थी। सब कुछ ठीक ही हो। माँ थोड़ी थकी थकी सी लगती थी, लेकिन इतना कुछ घट जाएगा ये सोचा ना था। ताई जी की आवाज ने मेरी तंद्रा टूटी। माँ की हाल में लिटा दिया। ताई जी मुझसे माँ की साड़ी मांग रही थी। मैं दुखी मन से माँ की अलमारी में साड़ी निकालने लगी। एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी हाथ में आई। कई बार माँ को ये साड़ी करवा चौथ पर पहनते देखा। मैंने वही निकाल दी। तभी साड़ी में से एक डायरी निकलकर मेरे पैरों के पास गिरी। माँ की अलमारी से डायरी मिलना घोर आश्चर्य था, क्योंकि मैंने माँ को कभी पढ़ते लिखते नहीं देखा था। पढ़ने की उत्कृष्टता चरम पर थी, पर समय अनुकूल नहीं था, इसलिए डायरी अपने कमरे में रख पुनः बाहर आ गई। फिर जैसे सब कुछ यथावत होता गया। माँ का पार्थिव शरीर अंतिम क्रिया कर्म के लिए ले जाया गया। संजय मेरे साथ ही थे। राहुल को उनके पास सुलाकर मैं चुपचाप डायरी लेकर बालकनी में बैठ गई। डायरी का हर पृष्ठ जैसे मोती के अक्षरों से भरा था। ऐसे लगता था जैसे ये डायरी माँ की सहेली हो। पहले पन्ने पर मम्मी पापा की शादी की तारीख पड़ी थी। माँ ने वहीं से लिखना शुरू किया था। आज मेरी शादी है, पता नहीं कैसे लोग होंगे। मैंने तो आज तक परिवार नहीं देखा। क्या मैं विवाह के बाद की जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगी? जब से होश संभाला है, खुद को अनाथ आश्रम में ही पाया है। वार्डन दीदी के आदेशों का पालन किया। अधिकार प्रयोग करने से डर लगता है। फिर कुछ पन्ने खाली थे। उसके बाद माँ ने फिर लिखा, कुलदीप बहुत अच्छे इंसान है, इतने अच्छे कि सुहागरात के दिन ही रेनू और शिवम का दायित्व मुझे सौंपते हुए कहा, मैं चाहता तो किसी भी लड़की से विवाह कर सकता था, पर माँ विहीन तुम इसकी
तकलीफों को बेहतर समझूंगी, इसलिए तुमसे शादी की। सरोज, मैं अब पिता नहीं बनना चाहता। मैंने भी मूक सहमति दे दी थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगर आगे नहीं पढ़ूंगी तो माँ का इतना बड़ा राज हमसे छिपा था। रेनू और शिवम बड़े हो गए। शिवम हॉस्टल चला गया और रेनू की शादी में बड़ा अरमान था कि शॉपिंग करूं, पर कुलदीप ने कहा तुम्हें अनुभव नहीं। रहने दो, मन हुआ कि कहूँ मुझे तो बच्चे पालने का भी अनुभव नहीं था, फिर भी आपने मुझसे शादी तो की न। रेनू मुझसे बड़े घर की औरतों के हाव भाव ढूंढती है, कभी मेरी बेटी बनकर मेरे करीब नहीं आई, हमेशा उखड़ी रहती है। अब मैं कैसे समझाऊं कि उसके प्रसव पीड़ा तकलीफ कुछ भी नहीं तो मैं नहीं बांट सकती, और ना ही कोई झूठा दिलासा दे सकती हूँ। जब मैंने वो दर्द सहा ही नहीं तो बांटूंगी कैसे। रेनू माँ बन गई, कितना कोमल स्पर्श है। मुन्ने का रेनू कितनी खुश थी। क्या माँ बनने के बाद ऐसी ही प्रसन्नता होती है। फिर कुछ पन्ने खा ली थी, शायद माँ को समय नहीं मिला था। माँ ने आखिरी पन्ने पर लिखा था, आजकल बहुत जल्दी थक जाती हूँ, काम नहीं कर पाती हूँ, सोचती हूँ कुलदीप के साथ डॉक्टर के पास जाऊं, पर अभी घर में सब कितने खुश हैं रेनू और मुन्ने के साथ। मेरी तबीयत का सुनकर सब परेशान हो जाएंगे, बाद में बताऊंगी। उसके बाद की पूरी डायरी खाली थी। मैं समझती मेरी सारी गलतियों की सजा माँ ने मुझे एक बार में ही दे दी थी। जब 1 महीने तक माँ मृत्यु और जीवन के संघर्ष कर रही थी और मैं एक ही शहर में रहते हुए भी अनजान थी। माँ, तुम अपने साथ मेरे वजूद, अहंकार, दम्भ सब कुछ ले गई। तुम अनाथ थी ही नहीं माँ, तुम हमें अनाथ कर गई। माँ, मैं बार बार माफी मांग रही थी, पर आज माँ मेरे पास नहीं थी। मैं अस्तित्व विहीन हो माँ के अस्तित्व में ही स्वयं की तलाश कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।